हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने कल इकोलॉजी को शुरू किया था। हमने क्या देखा था? कल हमने ये देखा था कि हमें 3 पेपर्स पढ़ने हैं। किसमें? फाइनल ईयर में हमने बॉटनी में 3 पेपर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाला, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी वाला, एंड इकोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन। जिसमें से हमने कल इकोलॉजी को शुरू किया था। इकोलॉजी हमने देखा था इकोलॉजी है क्या, या फिर कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक प्लांट या ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट करते हैं। आज हम उससे फिर से शुरू कर रहे हैं कि इकोलॉजी क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और क्या ये प्रोसेस हो रही है इकोलॉजी के अंदर। हम देखते हैं सबसे पहले कि इकोलॉजी है क्या। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। इकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। क्या कहा? इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। क्या कहना चाहते हैं हम इकोलॉजी की डेफिनेशन में? हम ये कहना चाहते हैं कि इकोलॉजी एक ऐसे साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम किसी ऑर्गेनिज्म वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में, और जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इस चीज़ की स्टडी ही इकोलॉजी कहलाती है। इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है या फिर उसको किस तरह से प्रभावित कर रहा है, और ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, किसके बीच में इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इंटरेक्शन है, एंड ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी ही इकोलॉजी कहलाती है। कल हमने देखा था कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट जो है वो फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी आर मिश्रा। रामदेव मिश्रा को इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। किनको? रामदेव मिश्रा को इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि इकोलॉजी वर्ड जो था वो दिया किसने था, या फिर इकोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले ओइकोलॉजी वर्ड दिया गया था। ओइकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? एंसर्ट हैकल ने ओइकोलॉजी वर्ड दिया था, जिसमें हमने कल देखा था कि ओइकोलॉजी वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होता है। ओइको मीन्स होता है होम या हैबिटाट। ओइको मीन्स होम या हैबिटाट। और लोगस मीन्स टू स्टडी, किसी चीज़ की स्टडी करना। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? हम किसी ऑर्गेनिज्म के होम की या उसके हैबिटाट की स्टडी कर रहे हैं। होम कहने का क्या मतलब है? ह्यूमन बींग्स की जैसा होम नहीं कि मकान ईंट पत्थर से बना हुआ मकान नहीं है। यहाँ पे हम किसी इन्वायरमेंट में या किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो उसके होम या उसके हैबिटाट की स्टडी करेंगे। जैसे कि वो कोई ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, वो कैसे एरिया में रह रहा है, उसके आस-पास में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे लाइट की कंडीशंस कैसी है, ये इन सब कंडीशंस की स्टडी करना या इन कंपोनेंट्स की स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। तो हम बेसिकली होम से कहना क्या चाहते हैं, इसका एग्जांपल लेके हम ऐसे समझ सकते हैं। जैसे यदि हम आपको ही कंसिडर करके समझे कि होम क्या है, तो या फिर इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, तो अगर हम आपको कंसिडर करके समझें तो यदि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे कोई अदर ह्यूमन बींग्स भी होंगे, वो अदर ह्यूमन बींग्स या वो कोई जो अदर इंसान है वो भी आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, उसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। आप जहाँ पे हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की लाइट कंडीशंस कैसी है, टेम्परेचर हाई है तो आपको गर्मी भी लग रही होगी। ये सब फैक्टर्स जो होंगे वो उसकी स्टडी हम इन्वायरमेंट में और इकोलॉजी के अंदर करने वाले हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि होम क्या है। होम को समझने से पहले हमें इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट के अंदर उन सभी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। क्या कहा मैंने? मैं कहना चाहती हूँ इन्वायरमेंट के अंदर उन सभी बायोटिक फैक्टर्स को और एबायोटिक फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे कोई अदर ह्यूमन बींग्स हैं, वो हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वहाँ के क्या लाइट कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, वो चीज़ें भी हम पर इफ़ेक्ट डाल रही है। तो ऐसे ही प्लांट्स में या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो जिस एरिया में रह रहे हैं उसका इन्वायरमेंट कैसा है वो उन पे भी इफ़ेक्ट डालेगा। जिसमें हमने 2 वर्ड्स यूज़ किए, बायोटिक फैक्टर्स एंड सेकंड वर्ड यूज़ किया एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स क्या है और एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, इसको समझने के लिए हमें ये डायग्राम समझना पड़ेगा। इस डायग्राम के अंदर क्या है? इस डायग्राम में मैंने प्लांट का इन्वायरमेंट समझाने के लिए, प्लांट के होम को समझाने के लिए कि वो कैसे हैबिटाट में रह रहा है, उस पर कौन कौन से इफ़ेक्ट आ रहे हैं, उसको समझाने का एक डायग्राम ड्रॉ किया है। जिसमें हमने सबसे पहले लिखा है लाइट या सनलाइट। लाइट पर्टिकुलर प्लांट को कैसे इफ़ेक्ट करेगी।
हमें पता है कि लाइट के थ्रू ही प्लांट्स जो होते हैं वो फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे करते हैं फूड का फॉर्मेशन? जब सनलाइट के थ्रू लीफ की सरफेस पे सनलाइट आती है तो उनमें प्रेजेंट क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन करता है, स्टार्च, ग्लूकोज आदि को बनाता है। तो यदि प्लांट्स के पास में लाइट ही नहीं होगी तो वो खाना ही नहीं बनाएगा, और बिना खाना के तो कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। तो प्लांट के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसे फूड चाहिए भाई। फूड चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा फूड? फूड मिलेगा उसको फोटोसिंथेसिस से, जो कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है? लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। और यदि बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी या फिर लाइट की वेलोसिटी जो होगी वो हाई हो जाएगी तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यदि लाइट की वेलोसिटी बहुत हाई हो गई तो प्लांट्स, जैसे दोपहर के समय में प्लांट्स की पत्तियां जो होती है वो थोड़ी मुरझा जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें से ट्रांसपायरेशन की रेट ज़्यादा हो गई, लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा हुई या लाइट का कंडीशन ज़्यादा हुई तो ट्रांसपायरेशन की रेट ज़्यादा हो गई। अब हम कह रहे हैं ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर लीफ की सरफेस से पानी जो है वो वाष्प के रूप में बाहर की तरफ निकलता है। फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, ये सब हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इन कंडीशंस को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से प्लांट की इकोलॉजी पे इफेक्ट आ रहा है। तो हमने क्या कहा है? हम कह रहे हैं कि लाइट जो है वो प्लांट को इफेक्ट करती है, प्लांट को प्रभावित करती है। कैसे? फोटोसिंथेटिक की रेट कम या ज़्यादा होने से उसकी फूड का फॉर्मेशन जो कम या ज़्यादा होगा। और फिर हमने कहा ये टेम्परेचर जो है वो भी इफ़ेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है लाइट को? टेम्परेचर हाई हुआ तो ट्रांसपायरेशन की रेट है ना वो भी हाई हो जाएगी। कैसे ट्रांसपायरेशन की रेट, या लाइट की वजह से कैसे ट्रांसपायरेशन की रेट हाई हुई थी? सबसे पहले लाइट बहुत कम आई तो प्लांट के पास में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, या फिर लाइट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई तो क्या हुआ? लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज़ तो ट्रांसपायरेशन की रेट भी ज़्यादा इंक्रीज़, क्योंकि लाइट की वजह से लीफ की सरफेस के ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी हम सेकंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट की वजह से लीफ की सरफेस पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो उनके अंदर ट्रांसपायरेशन की रेट भी ज़्यादा हो जाएगी। ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन की रेट जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, जिससे पानी का लॉस वाष्प के रूप में बाहर ज़्यादा निकलेगा। इसलिए पत्तियाँ जो होती है वो थोड़ी मुरझा जाती है। इसलिए क्या कहा है कि हाई वेलोसिटी की लाइट भी प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, और लाइट ना हो ये भी प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। फिर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है इसके ऊपर? प्लांट के ऊपर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डाल रहा है? टेम्परेचर, जैसे कि लाइट में हमने देखा कि लाइट की वेलोसिटी बढ़ी तो प्लांट लीफ की सरफेस का टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो टेम्परेचर जो होगा वो प्लांट की सरफेस के ऊपर, यदि प्लांट की लीफ की सरफेस के ऊपर टेम्परेचर हाई होने लगेगा तो उसमें से ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होगी वो तेज़ होने लगेगी। वाष्पोत्सर्जन अधिक होने लगेगा जिससे प्लांट के अंदर जो है वो पानी का लॉस ज़्यादा हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन क्या है? एक लीफ की सरफेस के ऊपर से वाटर का वाष्प के रूप में बाहर की तरफ निकलना ट्रांसपायरेशन कहला रहा है। ठीक है, तो अब ट्रांसपायरेशन और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? यदि टेम्परेचर हाई हुआ तो लीफ की सरफेस पे टेम्परेचर हाई हुआ तो स्टोमेटा जो होंगे या ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस जो होगी वो तेज़ हो जाएगी, जिससे पानी का लॉस बाहर की तरफ ज़्यादा होने लगेगा। इस वजह से टेम्परेचर प्लांट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। उसके बाद में हमने लिखा है यहाँ पे बारिश या रेनफॉल जो है वो पानी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। प्लांट्स के पास में पानी कहाँ से मिल रहा है? प्लांट को पानी बारिश के पानी से मिल रहा है। यदि बारिश नहीं होगी तो प्लांट सूखा रह जाएगा, जिससे प्लांट के पास में पानी की कमी हो जाएगी। रूट में सॉइल्स के अंदर पानी की कमी होगी, मिट्टी में पानी की कमी है तो प्लांट पानी कहाँ से लेंगे? और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो एक्सेस वाटर हो जाएगा, जो भी हार्मफुल है प्लांट्स के लिए। फिर हमने लिखा है फायर। कभी कभी हम देखते हैं कि जंगलों के अंदर आग लग जाती है। यदि जंगल के अंदर आग लग गई तो वो प्लांट्स भी जल जाएंगे, उसकी वजह से प्लांट्स भी प्रभावित हो रहे हैं। फिर हम यहाँ पे मैंने लिखा है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है? टोपोग्राफी को समझने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया की कैसे स्ट्रक्चर है इसे टोपोग्राफी कहते हैं। क्या मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया की क्या स्ट्रक्चर है? हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे बहुत रेगिस्तानी इलाका है, कहीं कहीं पे प्लांट्स है ही नहीं, मतलब बहुत कम प्लांट्स है। जैसे वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है क्योंकि सूखा ज़्यादा होने की वजह से वहाँ प्लांट्स कम ग्रो कर रहे हैं। और कहीं कहीं पे पहाड़ जो हैं, पहाड़ी एरिया ज़्यादा है, कहीं पे मैदानी एरिया है, कहीं पे हरियाली ज़्यादा है, कहीं पे घास के ग्रासलैंड जो है वो ज़्यादा है, कहीं पे बहुत मिट्टी है,
प्लेन एरिया है, कहीं पे माउंटेन्स ज़्यादा हैं। ऐसे जो एरिया के अंदर, इन एरियाज़ के अंदर जो वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, इन्हें ही टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। टोपोग्राफी स्ट्रक्चर ऑफ एरिया, ये भी प्लांट को इफ़ेक्ट कर रही है। कैसे? यदि कोई प्लांट है वो माउंटेनियस एरिया में है, अगर उसको हम ट्रांसफ़र करके रेगिस्तानी एरिया में या डिज़र्ट एरिया में डालेंगे तो क्या होगा, उसके वो प्लांट वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। मतलब अलग अलग एरिया का अलग अलग टाइप के हैबिटाट्स के प्लांट्स होंगे, वहाँ का हैबिटाट अलग हुआ, इन्वायरमेंट अलग हुआ, इसलिए वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं ना, वो भी अपने अकॉर्डिंग वैसे ही फीचर्स इंक्रीज़ कर लेंगे कि उनका इन्वायरमेंट कैसा है। सोइल के बारे में हमने लिखा है, मिट्टी कैसा इफ़ेक्ट डाल रही है पौधे के ऊपर, मिट्टी कैसा इफ़ेक्ट डालेगी पौधे के ऊपर। कुछ जगह पे हम देखते हैं कि मिट्टी उपजाऊ होती है, वहाँ पे बहुत पौधे उगते हैं, लेकिन कुछ जगह पे मिट्टी अनउपजाऊ होती है, वहाँ पे पौधे कम उगते हैं। ऐसा क्यों? सोइल पार्टिकल्स और उनके बीच में स्पेस जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है कि मिट्टी के अंदर पानी कितना रह पा रहा है और कितना पानी ज़मीन के अंदर चला जा रहा है, या मिट्टी कितना पानी को अवशोषित कर पा रही है। इन सब की वजह से जो है वो प्लांट इफ़ेक्ट होता है। सोइल को हम सोइल प्रोफाइल के अंदर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हमने लिखा है विंड मतलब हवा। कोई प्लांट किसी एरिया में है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में है वहाँ पे हवा तो होगी ही, ये तो इन्वायरमेंट में होती ही है। तो हवा कैसे इफ़ेक्ट कर रही है? यदि कंटिन्यूस बहुत तेज़ आंधी चलने लगे, बहुत तेज़ आंधी चलने लगी कि तो क्या होगा, तो प्लांट्स के पार्ट्स जो होंगे कंटिन्यूस तेज़ आंधी की वजह से डैमेज होने लगेंगे। तो विंड भी जो है वो प्लांट्स को इफ़ेक्ट करती है। यहाँ पे हमने कुछ एबायोटिक फैक्टर्स को पढ़ा है, जिसमें हमने देखा विंड, रेन, लाइट, टेम्परेचर, फायर एंड टोपोग्राफी और सोयल। ये जितने भी अभी फैक्टर्स हमने देखे कि वो प्लांट की लाइफ पर कैसा इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, इन्हें एबायोटिक फैक्टर के नाम से जाना गया। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया था कि इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखी, तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन में हमने बोला कि जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो प्रेजेंट हैं वो प्लांट के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। तो हमने बोला कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स अभी हमने समझे, रेन, लाइट, टेम्परेचर, फायर, टोपोग्राफी और सॉइल को जो प्लांट, ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं या फिर सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ को जिस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं उन्हें ही एबायोटिक फैक्टर्स कहा गया। किन किन को? लाइट, रेन, टेम्परेचर, फायर, टोपोग्राफी एंड सोयल। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाता है और एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर सभी नॉन लिविंग जो इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं फैक्टर्स, उन्हें इंक्लूड किया गया था। बायोटिक फैक्टर्स कहा कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है। कैसे? प्लांट्स है कोई तो उसके ऊपर चिड़िया भी रह रही है, वहाँ पे मंकी भी रहते हैं, हनी बी या मधुमक्खी और बटरफ्लाइज जो होती हैं या इंसेक्ट्स जो होते हैं वो प्लांट्स में पोलिनेशन में हेल्प करवाते हैं। वहाँ पे एलिफेंट्स भी हैं, रैबिट भी हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब प्लांट्स के ऊपर, प्लांट को खाना, ये प्लांट से खाना मिल रहा है इनको, तो ये प्लांट्स के ऊपर रह रहे हैं, ये प्लांट्स को भी प्रभावित कर रहे हैं। इन्हें तो खाना चाहिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो कि प्लांट इन्हें प्रोवाइड कर रहा है। ये सब प्लांट से खाना ले रहे हैं, तो प्लांट से खाना लेने की वजह से ये उनके ऊपर कुछ तो इफ़ेक्ट डाल रहे होंगे। ये जो बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो प्लांट पे जिस तरह का इफ़ेक्ट डालते हैं वो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कुछ टाइगर, फॉक्स एंड वॉल्फ भी हमने यहाँ लिखे हैं। इनको मेंशन करने का क्या मतलब है? इनका तो कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं होता। हर्बीवोर्स जिनके अंदर हमने एग्जांपल लिया, ये रैबिट का, एलिफेंट का, ये हर्बीवोर्स में लिया हमने। हर्बीवोर्स क्या है? जो प्लांट्स को फीड करते हैं, प्लांट को खाने की तरह यूज़ कर रहे हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहा। और कार्निवोर्स का एग्जाम्पल क्या है? टाइगर, फॉक्स एंड वॉल्फ। कार्निवोर्स कहते हैं, कहा किसको कहा कार्निवोर्स उन्हें कहते हैं जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं। अब हर्बीवोर्स का तो हमें समझ में आया कि वो प्लांट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उनको प्लांट से खाना चाहिए तो उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन कार्निवोर्स का क्या इफ़ेक्ट है? वो तो मीट खाते हैं, वो तो हर्बीवोर्स को खाते हैं, तो उनका और प्लांट्स का तो कोई रिलेशन ही नहीं हुआ ना। तो फिर यहाँ पे लिखा क्यों गया है कार्निवोर्स को यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि वो हर्बीवोर्स के ऊपर तो इफ़ेक्ट डालते हैं। ये हर्बीवोर्स के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। कौन? कार्निवोर्स जो हैं
वो हर्बीवोर्स के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, और हर्बीवोर्स जो हैं वो डायरेक्टली प्लांट से, इसलिए इनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे हमने लिखा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्या रिलेशन है? प्लांट के अंदर जो डेड प्लांट मिनरल्स कहाँ से ले रहा है? सॉइल से ले रहा है, और सॉइल के अंदर मिनरल्स आ कहाँ से रही है? सॉइल के अंदर जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसे बैक्टीरिया जो होंगे वो डीकम्पोज करेंगे। बैक्टीरिया ने सॉइल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकम्पोज किया, जिसकी वजह से मिनरल्स बने। मिनरल्स प्लांट ने एब्जॉर्व किया। क्या किया है बैक्टीरिया ने? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकम्पोज किया है। इससे बना मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो होंगे, ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हैं वो प्लांट ने एब्जॉर्व किया रूट से, और प्लांट के हर एक पार्ट तक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्लांट डायरेक्टली बैक्टीरिया से रिलेटेड हो गया। कुछ पौधों में हम देखते हैं कि उनमें बैक्टीरिया से एसोसिएशन देखा जाता है। क्यों? वो राइजोबियम बैक्टीरिया, जैसे कि हम चने के पौधे में देखेंगे कि वो राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ में एसोसिएटेड रहता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? वो उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और प्लांट जो है वो उसे फूड प्रोवाइड कर रहा है। किसको? बैक्टीरिया को। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि प्लांट जो है वो डायरेक्टली बैक्टीरिया से रिलेटेड है। बैक्टीरिया जो है वो इसे न्यूट्रिएंट और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। किसको? प्लांट्स को, क्योंकि वो सॉइल के अंदर जितने भी और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डीकम्पोज करेगा, और इन्हीं डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स बनेंगे जो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे हमने वायरस को भी मेंशन किया है। वायरस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, तो ये कैसे इफेक्ट डालता है? कभी कभी वायरस जो होता है उनका नंबर वायरस की नंबरिंग ज़्यादा होने की वजह से प्लांट की सरफेस के ऊपर या प्लांट के ऊपर वायरल डिजीज़ हो जाती है। अगर वायरल डिजीज़ हो गई, प्लांट में कोई वायरल डिजीज़ हुई है, तो प्लांट की ग्रोथ तो इफ़ेक्ट होगी ही, इसलिए यहाँ पे वायरस को भी मेंशन किया गया। इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोटिक सेक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्या समझा है हमने समझा कि होम क्या है। होम के अंदर हमने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जिस एरिया में रह रहा है उसमें जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होंगे वो उसको प्रभाव डालेंगे। इससे ही हमने होम के अंदर लिखा था। और फिर हमने देखा कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट में हमने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की बात की, जिसमें से बायोटिक फैक्टर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया। एबायोटिक फैक्टर इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर या नॉन लिविंग पार्ट जो है उनको इंक्लूड किया गया एबायोटिक फैक्टर में। ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ क्यों किया गया है? ये हमें समझा क्या रहा है? ये हमें क्या समझा रहा है? ये हमें ये बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकता। कोई भी ऑर्गेनिज्म वो अकेला नहीं रह सकता, उसके ऊपर अदर ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई इफेक्ट होगा ही। जैसे कि इसके ऊपर एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर लाइट टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा था, बायोटिक फैक्टर्स का भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था। तो ये डायग्राम हमें ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा वो आइसोलेटेड फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता। कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी चीज़ पे तो डिपेंड होना ही पड़ता है, या कोई ना कोई चीज़ तो उसके ऊपर इफेक्ट डालती ही है। और क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है प्लेनेट के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, प्लेनेट के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरेक्शन रखते हैं। ये बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स के साथ में इंटरेक्शन रखते हैं, और बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं। क्या पढ़ा है आज हमने देखा कि इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी। इकोलॉजी की डेफिनेशन में हमने देखा कि इकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। किसी ऑर्गेनिज्म की या फिर उसके इन्वायरमेंट में जितने के फैक्टर्स की स्टडी ही इकोलॉजी कहलाती है। फिर हमने देखा कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा गया। उसके बाद में हमने देखा इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? आर मिश्रा को इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना गया। उसके बाद में हमने देखा कि इकोलॉजी वर्ड जो था वो दिया किसने था? एंसर्ड हैकल ने इकोलॉजी वर्ड दिया था, और उसका मीनिंग क्या था? ओइकोलॉजी होम,
लोगस टू स्टडी, किसी ऑर्गेनिज्म के होम की या उसके हैबिटेट की स्टडी करना और इकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में हमने देखा कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट में जो भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट है वो उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं ऑर्गेनिज्म की लाइफ के ऊपर, इसलिए उन्हें इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड किया। फिर हमने पढ़ा कि बायोटिक फैक्टर क्या है और एबायोटिक फैक्टर क्या है। इस डायग्राम में हमने समझा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं, जिनमें एबायोटिक के अंदर हमने बारिश को, लाइट को, टेम्परेचर को, फायर को, टोपोग्राफी को और सॉइल को इंक्लूड किया। उसके बाद में हमने देखा कि बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से थे। बायोटिक में हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, रैबिट, एलिफेंट, फॉक्स, टाइगर, उन सबको इंक्लूड किया। ये दोनों ही बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि डायग्राम हमें समझाना क्या चाहता है। ये डायग्राम हमें ये कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकता। क्यों, कैसे नहीं रह सकता? उसके ऊपर कोई ना कोई बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट डालेंगे, जैसे कि टेम्परेचर इफेक्ट डाल रहा है, लाइट की रेडिएशंस इसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है, कोई अदर इंसान या फिर कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। जैसे हम अपना ही लेके समझें, ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लेके ही समझें तो मैंने पहले बताया कि आप अपना लेके समझो कि आपके पास में आसपास के एरिया में जितने भी इंसान हैं वो आपके ऊपर किसी न किसी तरह से इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। आपके एरिया का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे लाइट की कंडीशंस कैसी है, वो भी आपके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही है। ऐसे ही प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर भी उनका सराउंडिंग इन्वायरमेंट और वहाँ पे प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो उसको इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हमने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अकेला नहीं रह सकता, वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के साथ में रिलेटेड होगा, उसके साथ में इंटरेक्शन करेगा। फिर हमने कहा कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो होंगे जिसके साथ में वो इंटरेक्ट कर रहा है वो उसकी लाइफ के ऊपर या उसकी ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट डालेंगे। कल के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके अंदर हम इंडिविजुअल को, इकोलॉजी को, इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटी को, पॉपुलेशन को, बायोम्स को इंक्लूड कर रहे हैं, ये होते क्या हैं या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आज हमने बेसिक इकोलॉजी के बारे में पढ़ा है। आज का लेक्चर ध्यान से देखना, इनमें कुछ टर्म्स का यूज़ किया गया है। कल के लेक्चर में भी हम टर्म्स पढ़ेंगे कि इकोलॉजी में कौन कौन से टर्म्स जो होंगे वो आगे यूज़फुल है हमारे लिए। वो टर्म्स हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही आगे का कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर होगा। कहीं कहीं पे हम इंडिविजुअल यूज़ करेंगे, कहीं पॉपुलेशन यूज़ करेंगे, कहीं कम्युनिटी यूज़ करेंगे। यदि हमें ये सब ही नहीं समझ में आएगा, बेसिक ही नहीं समझ में आएगा, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने में हमें परेशानी होगी। वीडियो लेक्चर ध्यान से देखना। यदि इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।